नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान में। बच्चों, हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि, व्यंजन का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो व्यंजन का अर्थ होता है पका हुआ खाद्य पदार्थ, पका हुआ खाद्य पदार्थ या खाद्य भोजन, यानी कि जो खाया जाता है। व्यंजन का शाब्दिक अर्थ ये होता है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में व्यंजन का अर्थ, व्यंजन वो चिन्ह है जिसका प्रयोग होता है शब्दों को बनाने में, किसके साथ है, स्वरों के साथ है मिलाकर। और वो व्यंजन है हमारे ये क से लेकर है तक। ठीक, क से लेकर मैं तक जो व्यंजन है उनको वर्गों में बांटा गया है। फिर ये अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। क्योंकि व्यंजन संधि में हमें किन की जरूरत पड़ेगी, व्यंजनों की जरूरत पड़ेगी। जब हमने स्वर संधि पढ़ी थी तो उसमें स्वरों का प्रयोग हमने किया था, स्वरों की जरूरत पड़ी थी। अब व्यंजन, जब संधि पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनको जानते हैं, याद तो हमें है, थोड़ा सा इनको दोबारा से देखते हैं कि व्यंजन संधि में हमें व्यंजन के मूल रूप का प्रयोग करना है। ठीक है, मूल रूप कौन सा, कि जैसे क का हम ये रूप न लेकर कौन सा रूप लेंगे, इसका यदि हम विच्छेद करें तो ये ऐसे होगा। ठीक, मूल रूप क्या हुआ इसका, ये हुआ। तो हम किसका प्रयोग करेंगे इसमें, इस रूप का हम प्रयोग करेंगे, मूल रूप का प्रयोग हमारा होगा। एक और बात जो संधि में बीच बीच में हमारे आएगी और आपको जाननी बहुत जरूरी है, वो क्या, जैसे इस जो वर्णमाला मैंने यहाँ पर लिखी है, स्वर यहाँ नहीं है, व्यंजन व्यंजन यहाँ पर लिखे हैं हमारे वर्णमाला के। पहले जो है पारंपरिक जो तरीका था या पारंपरिक समय में हमारे कितने मान, 33 व्यंजन माने जाते थे। 33 ही है मूल रूप से, इनसे बनाकर दूसरे बनाए, कुछ विकसित ध्वनियां हो गई है, कुछ आग्रह ध्वनियां हो गई हैं। 33 व्यंजन माने जाते थे। कैसे लेकर मैं तक 25 हो जाते हैं, 4 अंतस्थ और 4 श है, ये ऊष्म व्यंजन है हमारे। अब यदि हम इनको लेकर ऐसे बांटते हैं तो ये वर्गों के हिसाब से हमने बांटे हुए हैं। ये पांचों आ जाते हैं क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और एक प वर्ग में। वर्ग के अनुसार आपको इनको समझना है। यदि हम इनको ऐसे बांटें तो ये कैसा आ जाता है कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण, तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण और पांचवें वर्ण, इस प्रकार। क्योंकि जब हम अब संधि के नियम पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के कोई उपभेद नहीं है जैसे स्वर संधि के थे, लेकिन व्यंजन संधि में कुछ नियम हैं जिनको हम पढ़ेंगे और उन नियमों को जानते हुए पढ़ते हुए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से वर्ग की हम बात कर रहे हैं और उस वर्ग के अंदर कौन से वर्ण की बात हो रही है। यानी कि कवर्ग की बात हो रही तो कवर्ग के अंदर भी पहला वर्ण, दूसरा वर्ण या तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि यदि हम ऐसे बांटते हैं तो वर्ग के हिसाब से हम देखेंगे और ऐसे देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, किसका, वर्गों का। और ये क्या है हमारे अंतस्थ और ये ऊष्म। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा की। परिभाषा क्या होती है कि व्यंजन के बाद, क्या, व्यंजन के बाद किसका मेल होगा, व्यंजन या स्वर, व्यंजन या क्या, स्वर। स्वर आने पर इनका जो मेल होगा, क्या होगा, मेल होगा, और उससे जो विकार या बदलाव होगा, उससे जो बदलाव या जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, उसे ही व्यंजन संधि कहा जाएगा। कौन सी संधि, व्यंजन संधि, उसे ही हम व्यंजन संधि कहेंगे। क्या बन जाती है परिभाषा हमारी कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर उनके मेल से जो बदलाव होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि की कई स्थितियां बन जाती हैं, उन स्थितियों को हम देखते हैं। परिभाषा आपने सुनी, उसके बाद हम देखते हैं इसकी स्थितियां कि किन किन स्थितियों में हम व्यंजन संधि को पढ़ सकते हैं। ध्यान से देखना है आपने। पहली स्थिति बनती है हमारी कि हमें क्या मिलेगा, व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण, व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण। और दूसरी स्थिति क्या बन सकती है हमारी,
व्यंजन वर्ण के साथ परिभाषा के अनुसार, जैसे हमने परिभाषा की है, क्या मिलेगा आपको? स्वर वर्ण, इसका मेल हो सकता है। तीसरी स्थिति क्या बन जाती है कि आपको स्वर वर्ण, क्या? स्वर वर्ण, और उसके साथ ही यहां पर आपको क्या मिलेगा? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। एक और स्थिति आपकी हो जाती है, वो होती है नए वर्ण का आगमन, नए वर्ण का आना, कि ऐसा मेल होता है जिसमें नया वर्ण आ जाता है। उसमें ज्यादातर जो पहला व्यंजन जो होगा, पहले शब्द का अंतिम जो ध्वनि होगी वो आपको स्वर की मिलेगी। ये जो स्थिति है ये बिल्कुल अपनी व्यंजन संधि में 5% है, बाकी की 95% ये चीज आपको मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनको भी एक बार एक एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे पहले इसका उदाहरण हम देखते हैं, दिक जमा गच। अब देखिए यहां पर भी व्यंजन है और यहां भी व्यंजन है। अब शर्त क्या है कि यहां पर जो पहला शब्द है हमारा, उसकी जो अंतिम ध्वनि है वो व्यंजन अपने मूल रूप में मिलेगा आपको। किसमें मिलेगा? मूल रूप में। और यहाँ पर भी आपको व्यंजन ध्वनि मिलेगी। क्या मिलेगी? व्यंजन ध्वनि। अब जो ये गैर है, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं गज का, तो क्या होगा? ग जमा अ जमा ज जमा अ। तो ध्वनि क्या है हमारी? पहली ध्वनि क्या है? वो व्यंजन है और अपने मूल रूप में हमारे पास है। तो देखना क्या है हमें? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि, इन्हीं का यहाँ पर क्या है? मेल होना है। इस मेल से क्या बनेगा ये देखना है। अब इसका जो संधि शब्द होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, दिग्गज। ये जो कै है वो गै में परिवर्तित हो गया है। वो जब हम अभी नियम पढ़ेंगे आगे तब आपको पता चल जाएगा कि कै जो है वो गै में क्यों बदला है। ये तो हो गया पहला। अब देखते हैं हम, ये पहली व्यंजन, पहली जो स्थिति होगी हमारी व्यंजन संधि की, उसको पूरा करता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। सत्य जमा आचार। देखिए सत्य जमा आचार, यहां पर इसका संधि शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा सदाचार। ये जो त है वो किस में परिवर्तित हो गया? वो द में परिवर्तित हो गया। स्थिति हमारी कौन सी पूरी हो रही है? पहले हमें व्यंजन ध्वनि मिल रही है और उसके बाद क्या है? स्वर है। ये स्थिति हमारी पूरी होती है। अब देखते हैं कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यहाँ पर लिखते हैं इसका भी उदाहरण हम। तीसरी स्थिति जो हमारी है, देखिए अभी जमा से। क्या? अभी जमा से। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, क्या ऐसी स्थिति आ जाती है जो फिर वर्ण, आगे जो वर्ण होता है हमारा, जो व्यंजन वर्ण होता है आगे, वो क्या है? उसका रूप बदल जाता है। रूप बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। वो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर हमारी जो अंतिम ध्वनि है, अंतिम ध्वनि हमारे पास क्या है? अंतिम ध्वनि हमारे पास स्वर है और उसके बाद क्या है? व्यंजन। उसके बाद क्या है? व्यंजन। ये कैसे है वो आपको पता ही है। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो ये आपका कैसे होगा? ये ऐसे होगा, आगे चला जाएगा ये। तो शुरू में आपको क्या मिली? व्यंजन ध्वनि मिली। तो इसका रूप जो है वो बदल जाता है। ये संधि जो शब्द होगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, अभिषेक। ठीक है। और ये ऐसा शब्द है जो कई बार पेपरों में पूछा जाता है, क्योंकि इसका जो है रूप बदल जाता है। इसमें ना तो दोनों मिले हैं, ना ही किसी नए वर्ण का आगमन हुआ है, लेकिन इसमें रूप बदल गया है। ठीक। तीसरी स्थिति हमारी पूरी होती है। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारी चौथी स्थिति व्यंजन संधि में क्या बनती है वो देखते हैं। कहते हैं कि नए वर्ण का आगमन। जब संधि होगी तो एक नया वर्ण आ जाएगा। देखो आ जमा छादन। जब इनका संधि शब्द हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आच्छादन। जो
इनके मेल से जो भी नियम ये बना है उसमें यहाँ पर क्या ध्वनि आ गई है, च वर्ण जो है वो आ गया है और कुछ शब्द जो है वो हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चारों स्थितियां क्या याद रखना है कि जब व्यंजन संधि हम करते हैं तो 4 स्थितियां हमारे सामने होंगी, ऐसी स्थितियों से बनेगा हमारा। ठीक है, अब हम करेंगे संधि के नियम। संधि के कई सारे, व्यंजन संधि जो है उसके कई नियम हैं। आज इस वीडियो में हम 1-2 नियम को पूरा करते हैं, उसके बाद दूसरी जो वीडियो बनाएंगे उसमें, क्योंकि लंबी हो जाती है और एक में समझ नहीं आएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो आगे पूरी करेंगे। पहले हम पहला नियम देखते हैं। पहले वर्ण का जो वर्गों का पहला वर्ण है, वर्गों के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, क्या है हमारा पहला नियम कि वर्गों के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ये चीज हमने याद रखनी है। पहला वर्ण, वर्गों का पहला वर्ण क्या है, क, च, ट, त और प, वो किस में बदल जाएगा, तीसरे में, ग, ज, ड, द और ब में, यानी कि ग में, च जो है वो ज में, ऐसे बदल जाएंगे। हमें याद रखना है वर्गों का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा, क्या चीज आपको मिलेगी वो देखते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको क्या मिलेंगे, क, च, ट, त और प हो गए। सभी वर्गों के जो है वो पहले वर्ण जो है वो हमने यहाँ पर लिख ली। इनके साथ यदि आपको क्या मिल जाए वो अभी देखते हैं। आगे कोई भी स्वर हो, क्या कोई भी स्वर आपको मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण, या फिर आपको क्या मिल जाए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपको मिल जाए। अंतस्थ व्यंजन क्या, य, र, ल, व। अब देखिए वर्गों के पहले वर्ण का किस में रूपांतरण करेंगे हम, तीसरे में बदल जाएगा। यदि ऐसी स्थिति आपकी होती है, यहाँ पर पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि होगी वो क, च, ट, त, प में से कोई भी हो सकती है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, कोई स्वर हो या वर्गों का तीसरा चौथा हो, किसी भी पहले जो वर्ण है उसके आगे किसी भी वर्ग का हो सकता है तीसरा चौथा। ये नहीं कि इसी वर्ग का तीसरा चौथा होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा हो सकता है, या फिर य, र, ल, व में से भी कोई भी वर्ण हो सकता है। जब ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी तो क्या बदलाव होगा, पीछे जो शब्द होगा आपका वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, लेकिन स्वर होंगे तो आगे वाले को पूरा कर देंगे, बाकी जो होंगे पूरा है तो पूरा, वहां पर वर्ण पूरा है तो पूरा रहेगा। ठीक है, क जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में, च है वो किस में, ज में, ट किस में परिवर्तित हो जाएगा, देखिए ड में, और ट द में, प परिवर्तित हो जाएगा ब में। ठीक, पहला जो वर्ण है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। नियम आपको समझ आया कि जब हमें ऐसी स्थिति की, जब हमें वर्गों का जो पहला वर्ण है उसके बाद क्या मिले, स्वर मिले, या वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण मिले, या अंतस्थ व्यंजन मिले, य, र, ल, व मिले, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब। कैसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसको समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे हमने पहला उदाहरण भी पहले भी दिया था, अभी देखते हैं उत जमा घाटन। क्या,
उत जमा घाटन। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, किसी भी वर्ग का तवर्ग का पहला वर्ण हो गया और उसके आगे क्या है, कवर्ग का चौथा जो है वो वर्ण है, कवर्ग का चौथा वर्ण है। जब ऐसी स्थिति है तो तय किस में बदल जाएगा, तय जो है वो दै में बदल जाएगा। ये जो तय है ये दै में अपने उसी रूप में परिवर्तित होगा, ये किसमें, उसी रूप में परिवर्तित होगा। यदि यहाँ पर आपको स्वर मिलता है तो वो इसके रूप को पूरा कर देगा, वरना तो ये अपने मूल रूप में ही रहेगा, स्वर रहित रहेगा। तो इसे शब्द हमारा क्या बन जाएगा, उद्घाटन। क्या बन जाएगा, उद्घाटन। आया समझ। एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे षट जमा आनन लिख लो या आनन, ठीक, षट जमा आनन। अब ट हमें यहाँ पर मिला है तो ट के आगे क्या आया हुआ है, स्वर आया हुआ है। तो जब ट के आगे पूरी स्थिति हो रही है ना, या स्वर हो या वर्गों का तीसरा चौथा हो या फिर अंतस्थ वर्ण हो, हमें कुछ भी मिल जाए, ट जो है अपने तीसरे में बदल जाएगा। और ट का तीसरा क्या है हमारे पास, ड। ये किस में बदल गया, किसमें, अपने उसी रूप में बदलेगा, किसमें, उसी रूप में। लेकिन यहाँ पर देखो आगे क्या दिया हुआ है, स्वर है, और ये इसको पूरा कर देगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इसका रूप। और जब हम इनको जोड़ेंगे, इनका संधि शब्द हम बनाएंगे तो ये सडानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सडानन हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी स्वर संधि से थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जब तक हम नहीं करते तब तक है। ये क्या है, हमारी हिंदी भाषा का आप गणित कह सकते हो, क्योंकि इसमें जोड़ घटा गुणा गणित में होते हैं, तो इसमें यहाँ पर भी जो है वो जमा हो रही है। तो ये हिंदी का गणित आप इसको कह सकते हो, जो कि करने से आएगा। गणित कभी पढ़ने से, याद करने से, रट्टे लगाने से नहीं आता, वो क्या, करने से आता है। इसी प्रकार संधि भी हमारा ऐसा है हिंदी भाषा में कि वो क्या है, करने से आएगी। ठीक है, आपको करके देखना है। ये जो हमने पहले वर्ग का हम पहला नियम पढ़ रहे हैं, पहले नियम का पहला ही भाग हमने पूरा किया है। अब हम दूसरे भाग को देखते हैं इसी नियम के। ठीक है, पहले भाग का दूसरा नियम कि जो वर्गों का पहला वर्ण है। अब ऐसे तो आप समझ जाओगे कि हम वर्गों का पहला कौन सा बोल रहे हैं, कि पहला वर्ण या पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए, जो हमने पहला पढ़ा था, इससे पहले इसका पहले नियम का पहला भाग हमने पढ़ा, उसमें क्या था, पहले वर्ण का तीसरे में बदलना था। अब जो पहला वर्ण जो है वो किस में बदलेगा, पांचवें में बदलेगा। यानी कि पहले वर्ण में क जो है वो गै में बदल रहा था। अब क्या स्थिति होगी, कै किस में बदल जाएगा, गै में बदल जाएगा। लेकिन जब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका पहला वर्ण कौन सा, क, च, त और पर। जब आप इनको करके देखोगे तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे पहले दूसरे वर्ण के रूप में। जैसे ऐसे याद है हमें वर्ग के हिसाब से, तो ये पहले दूसरे तीसरे के हिसाब से भी हमें याद हो जाएंगे। इसके साथ आपको क्या मिले, कोई भी अनुनासिक यानी कि पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर कौन से हैं आपके, ये हैं आपके पंचमाक्षर। ठीक है, लेकिन इनमें से भी आपको ज्यादातर न और म ही वहां पर मिलेंगे। क्या, न और म ही आपको इस संधि में मिलते हैं। ज्यादातर ये देखने को नहीं मिलते, कभी कभार ही कोई शब्द इनसे बना होगा, लेकिन ज्यादातर क्या है, वो न और म ही मिलते हैं। अब वो कैसे होगा, यदि आपको यहाँ पर न और म मिल जाता है तो जो वर्गों के जो पहले वर्ण है वो अपने पांचवें में बदल जाते हैं,
क किस में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा। च जो है वो किस में, य में बदल जाएगा। ट किस में बदल जाएगा, ण में। त बदल जाएगा न में, और प बदल जाएगा म में। अब उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे यहां लिखती हूं मैं, वाक जमा में। अब देखो, पहले वर्ण के बाद हमें क्या मिला, म। पहले वर्ण के बाद यदि हमें पंचमाक्षर मिलता है तो जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो इसका पंचमाक्षर ये है, तो यहाँ पर ये किस में रूपांतरित हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा। अब इसका संधि शब्द हम कैसे बनाएंगे, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, वांग्मय। क्या बोलेंगे, वांग्मय। ठीक है, एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं हम। जैसे सत जमा मार्ग। ठीक है, सत, तय पहला वर्ण है, उसके आगे क्या आया, पंचमाक्षर आया है, तो तय किस में बदलेगा, अपने ही पंचमाक्षर में। तो तय का पंचमाक्षर क्या है, न। तो यहाँ पर तय जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा। जब हम इसका संधि शब्द बनाएंगे तो कुछ न को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पाई हटाकर, और आगे ये मार्ग जो है जो का तो हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारा शब्द बन जाएगा सन्मार्ग। देखो है ना कितनी आसान, कि हमें यदि पहले वर्गों के पहले वर्ण के बाद कोई भी पंचमाक्षर मिल जाता है, वस्तुतः आपको न और मैं ही मिलेंगे, इनको भी याद रख सकते हो बस आप पंचमाक्षर की जगह पर, कि क च ट त प के बाद यदि न और मैं मिल जाता है तो क अंग में, च य में, ट अण में, त न में, और प मैं में, यानी कि ये अपने ही पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक नियम को पूरा किया है। संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में कुछ जाना है, कुछ अगले नियमों के बारे में अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में लिखना इसके बारे में, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।